सो आज हम फ्लेक्सुरल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे रीइंफोर्स कंक्रीट डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, यानी रीइंफोर्स कंक्रीट मेंबर्स यानी प्राइमरली जो फ्लेक्सुरल मेंबर्स हैं वो बीम्स हैं। सो बेसिकली ये बीम डिज़ाइन की बात हो रही होगी। ठीक है, यानी फ्लेक्सुरल मेंबर्स बीम्स हैं। सो एक ज़्यादा जनरल केस अगर टाइम मिला तो डिस्कस करेंगे, बट आई थिंक करंटली मेरे प्लान में शामिल नहीं है। जो कन्वेंशनल रीइंफोर्स कंक्रीट बीम डिज़ाइन है वो एक ज़्यादा बड़े जनरल केस का एक स्पेसिफिक सबसेट है, आप यूँ समझ सकते हैं। लेकिन पहले आप उसको रिवाइज कर लें क्विकली। सो अगर आप एक बीम की पूरी लाइफ को देखें कि वो बहुत कम लोडिंग से लेके फेलियर तक, अगर वो बिहेवियर वाइज उसको क्लासीफाई करें तो वो 3 स्टेजेस बनती हैं। अनक्रैक्ड कंक्रीट स्टेज, कंक्रीट क्रैक्ड इलास्टिक स्टेज और अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टेज। ठीक है, यानी अनक्रैक कंक्रीट स्टेज का मतलब है कि अभी इसके ऊपर लोडिंग इतनी कम है कि जो उससे स्ट्रेन प्रोफाइल बनेगी वो स्ट्रेन अभी फेलियर स्ट्रेन से बहुत पीछे हैं। सो जो टॉप के ऊपर कंप्रेशन है वो फेलियर कंप्रेशन से बहुत कम है, बॉटम पे जो टेंशन है वो भी फेलियर टेंशन से बहुत कम है। इवन जो बॉटम के ऊपर कंक्रीट में टेंशन है वो कंक्रीट की टेंसाइल कैपेसिटी से भी कम है। ये है पहली स्टेज, अनक्रैक्ड कंक्रीट स्टेज। सो आमतौर पे ये स्टेज ज़ाहिर है डिज़ाइन की स्टेज तो नहीं है, लेकिन ये है कि अगर लोडिंग बहुत कम हो तो आप कह सकते हैं कि बीम मेरी इस स्टेज पर है। उस सूरत में क्या होगा कि जो आपकी स्ट्रेस प्रोफाइल है वो भी लीनियर ही बनेगी, क्योंकि आपके सारे मटेरियल्स यानी कंक्रीट और स्टील दोनों कंप्रेशन और टेंशन दोनों में इलास्टिक है। अगर इलास्टिक हैं तो इसका मतलब है कि हुक्स लॉ, लीनियर स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करने वाला जो लॉ है वो वैलिड है। और वैलिड होने का मतलब है कि स्ट्रेन प्रोफाइल को सिंपली स्ट्रेस प्रोफाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय डिवाइडिंग विद ई। सो हर कंक्रीट के हर मटेरियल के ई से उसको डिवाइड करें, स्ट्रेन को मल्टीप्लाई करेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन को सिंपली ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा आ जाएगा। सो अगर लीनियर स्ट्रेन प्रोफाइल है तो लीनियर स्ट्रेस प्रोफाइल भी बनेगी। सेकंड स्टेज ये है कि कंक्रीट क्रैक हो गई है लेकिन अभी भी जो कंप्रेशन पार्ट है वो इलास्टिक रेंज में है, क्रश नहीं हुआ। सो इसमें फ़र्क सिर्फ ये आएगा कि जब आप स्ट्रेन प्रोफाइल को स्ट्रेस में कन्वर्ट करेंगे तो आप बेसिकली जो टेंसाइल कंक्रीट का पार्ट है वो इग्नोर कर देंगे, वहाँ ज़ीरो हो गई स्ट्रेस। ठीक है, लेकिन जो कंप्रेशन पार्ट है वो अभी भी लीनियर है। सो ट्रायंगुलर प्रोफाइल स्ट्रेन प्रोफाइल के कॉरिस्पॉन्डिंग ट्रायंगुलर स्ट्रेस प्रोफाइल बन गई। सो पहली 2 स्टेजेस में अगर फ्लेक्सुरल एनालिसिस आप देखें तो वो बड़ा इजी है, बिकॉज इलास्टिक फार्मूला एप्लीकेबल है। इन दोनों स्टेजेस में अगर आप देखें तो सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई एप्लीकेबल है। ठीक है, कि आपका जो मटेरियल है वो लीनियर है, सो इलास्टिक बेंडिंग फार्मूला एप्लीकेबल है। आप किसी भी अप्लाइड मोमेंट के कॉरिस्पॉन्डिंग सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। लेकिन जो थर्ड स्टेज है, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टेज है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपका कंक्रीट नॉन लीनियर स्टेज पे चला गया। ठीक है, और टेंसाइल तो ऑलरेडी वो ज़ीरो था, लेकिन जो कंक्रीट के कंप्रेशन वाला पोर्शन है उसकी स्ट्रेस प्रोफाइल नॉन लीनियर बन चुकी है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि ये जो प्रोफाइल मैंने रेड कलर में ड्रॉ की है, बेसिकली ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही की शेप है। जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपका कंक्रीट रियल में फॉलो कर रहा होगा, ये असल में वो शेप है। बिकॉज अगर आप देखें तो न्यूट्रल एक्सिस से ऑनवर्ड्स ऊपर की तरफ स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है और उस हिसाब से स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन नॉन लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो सिग्मा प्रोफाइल है ये असल में देखा जाए तो स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोफाइल की शेप होती है। सो ये वाला केस है थर्ड केस जो डिज़ाइन में इस्तेमाल होता है। यानी ज़ाहिर है कि डिज़ाइन में आप चाहेंगे ना कि डिमांड और ओवर कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 1 के करीब ले जाएं। ठीक है, सो आप चाहेंगे कि कैपेसिटी जो है वो डिमांड के ऑलमोस्ट इक्वेट कर लें आप, और वो कब कर सकते हैं,
जब आप बिल्कुल वो वाली सिनारियो क्रिएट करें और उससे कैपेसिटी कैलकुलेट करें जिस सिनारियो में ऑलमोस्ट आप फेलियर के पास हैं, और वो सिनारियो ये थर्ड वाला सिनारियो है। सो ये डिज़ाइन वाली स्टेज है। अगर आपने MN कैलकुलेट करना है तो ये थर्ड सिनारियो को एज्यूम करके करना है। MN बाय डेफिनेशन इस थर्ड सिनारियो से आने वाली, थर्ड स्टेज से आने वाली अल्टीमेट मोमेंट है। अल्टीमेट तो इसको नहीं कहेंगे, यानी नॉमिनल मोमेंट स्ट्रेंथ है, इसको स्ट्रेस रिजल्टेंट भी कहते हैं। सो ये वो 3 स्टेजेस को अगर अप्रॉक्सीमेटली शो किया जाए तो वो इस तरह है। असल में अगर देखा जाए तो कंप्लीट जो बिहेवियर है ना, कंप्लीट बिहेवियर, ये तो उसमें 3 स्पेसिफिक पॉइंट्स कह सकते हैं ना आप, लेकिन कंप्लीट बिहेवियर जो बीम का है वो तो एक मोमेंट कर्वेचर कर्व से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, जो कि नॉन लीनियर होगी। ये मोमेंट कर्वेचर कर्व डिपेंड करती है रीइंफोर्समेंट की अमाउंट पे, हर चीज़ पे। आपको ये सेक्शन डिज़ाइनर से मिल जाएगी, ठीक है। सो ई टैब्स के सेक्शन डिज़ाइनर से आपको किसी भी क्रॉस सेक्शन जिसको आपने ड्रॉ किया हुआ है, उसमें स्टील दिया हुआ है, हर मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपने पीछे डिफाइन किया हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कर्व आपको मिल जाएगी। तो ये कर्व अप्रॉक्सीमेटली 3 हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है। पहला हिस्सा जिसमें बिल्कुल आपका मटेरियल कंप्रेशन और टेंशन दोनों में लीनियर है। दूसरा हिस्सा जिसमें टेंसाइल क्रैकिंग आ गई है बट फिर भी आप कंप्रेशन में लीनियर ही मान रहे हैं, अप्रॉक्सीमेट लीनियर कह सकते हैं इसको, ठीक है। और फिर तीसरा हिस्सा जिसमें फेलियर हो गया, यानी मोमेंट यील्ड मोमेंट से बढ़ गया। अगर आप जो विटनी के कॉन्सेप्ट से, यानी इस थर्ड स्टेज को अप्रॉक्सीमेटली रेक्टेंगुलर आइडियलाइज करके एक MN कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरनल मोमेंट, तो वो समहाउ इधर कहीं आएगा, यानी फेलियर मोमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो हर पॉइंट जो है इस कर्व के ऊपर वो एक स्ट्रेन प्रोफाइल एज्यूम करने से आया है, ठीक है। यानी आप अगर बैक जाएं और वो 3 सिनारियो सिर्फ देखें तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेन को बढ़ाते जा रहे हैं इंक्रीमेंटली, यहाँ तक कि दूसरी स्टेज में दाखिल हो गए, मज़ीद बढ़ाते जाएंगे यहाँ तक कि तीसरी स्टेज में दाखिल हो जाएंगे। हर एक सिनारियो जो हर एक स्ट्रेन प्रोफाइल के कॉरिस्पॉन्डिंग अगर आप फ्लेक्सुरल एनालिसिस करें, यानी इंटरनल मोमेंट लें M जो कि FC और FS के मोमेंट्स का सम हो, वो मोमेंट MN हो जाएगा। हर स्ट्रेन प्रोफाइल के कॉरिस्पॉन्डिंग एक MN आएगा और हर स्ट्रेन प्रोफाइल के कॉरिस्पॉन्डिंग एक फी कैलकुलेट होके आएगा, यानी कर्वेचर कैलकुलेट होके आएगा। कर्वेचर असल में स्ट्रेन प्रोफाइल का ये इंटरनल एंगल है, फी। सो अगर आपके पास टॉप स्ट्रेन है और न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है तो आप इनको डिवाइड करके ये फी निकाल सकते हैं। सो बेसिकली हर स्ट्रेन प्रोफाइल आपको एक MN का और फी का पेयर दे रही है, और अगर आप इंक्रीमेंटली स्ट्रेन प्रोफाइल को बढ़ाते जाएं तो ये पूरी कर्व आपके पास आ जाएगी। सो इसमें हर चीज़ का इफेक्ट शामिल है, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ का, मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, मटेरियल की अमाउंट का, मटेरियल की स्ट्रेंथ का, हर चीज़ का इफेक्ट शामिल है। सो ये कर्व आपकी बीम के लिए ऐसे ही है जैसे मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। जैसे कोई भी मटेरियल अपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से पहचाना जाता है, कोई भी क्रॉस सेक्शन फ्लेक्चर के अंदर अपनी मोमेंट कर्वेचर कर्व से पहचाना जाता है। सो ये एक कर्व आपको पूरा सिनारियो बता देगी कि किस लोडिंग पे ये क्रॉस सेक्शन कैसा बिहेव करने जा रहा है। सो अगर आप सर्विस लोडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग कोई देखें तो वो आपकी लोडिंग कहीं इस रेंज में होगी, ठीक है। आप ऑलरेडी सर्विस लोड के ऊपर ये जो क्रैकिंग पॉइंट है इससे आगे जा चुके होंगे। तो अगर मैं बैक जाऊं तो आप बेसिकली ये जो सेकंड स्टेज है ये सर्विसिबिलिटी की स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है ये डिज़ाइन की स्टेज है, ठीक है। यानी ये वाला एनालिसिस आपको जो बॉटम पे है ये एक डिज़ाइन कैपेसिटी प्रोवाइड करेगा, MN प्रोवाइड करेगा, जो डिज़ाइन में डिमांड के बराबर रखी जा सकेगी, और वो अप्रॉक्सीमेटली कहीं यील्ड का पॉइंट होगा। सो अगर आप इन तीनों स्टेजेस के एक एक एग्जांपल देखें ज़रा फ्लेक्चरल एनालिसिस की, तो अगर पहली स्टेज देखें जो अनक्रैक्ड स्टेज है,
फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक बीम है जिसमें गिवन रीइंफोर्समेंट अवेलेबल है, डायमेंशंस गिवन है, एफ सी प्राइम गिवन है, एफ वाई गिवन है, ठीक है, और मैं एम सी आर मालूम करना चाहता हूँ, यानी ये वाला पॉइंट, कि जिस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग मेरा कंक्रीट क्रैक होगा। इसका मतलब है कि ये जो एम सी आर मैं अभी कैलकुलेट करूँगा, ये यूँ समझ लें कि अगर अप्लाइड मोमेंट इस नंबर से कम होगा तो वो मेरी बीम को इवन क्रैक भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो चूंकि ये बिल्कुल इलास्टिक स्टेज है तो सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई एप्लीकेबल है, ठीक है। और अगर एप्लीकेबल है तो इसका मतलब है कि अगर सिग्मा को सिग्मा सी आर के बराबर रख दिया जाए, या जिसको एफ आर कहते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर, यानी अगर कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेस कैपेसिटी के बराबर सिग्मा को रख दिया जाए तो एक ऐसा एम कैलकुलेट होके आ जाएगा जो कि मोमेंट क्रैकिंग मोमेंट होगा, ऐसा ही है ना। सो वो हमारे पास एक अप्लाइड लोडिंग का एक ऐसा नंबर आ जाएगा कि जिससे क्रैकिंग प्रोड्यूस होगी। सो आप सिंपली इस पे ये अप्लाई कर दें, डायमेंशंस वगैरह गिवन है, उससे आई आ जाएगा, ठीक है। ये वाई जो है असल में न्यूट्रल एक्सिस से आपकी एक्सट्रीम फाइबर की लोकेशन है, और एम आपने कैलकुलेट करना है। सिग्मा आपके पास क्रैकिंग स्ट्रेस जो है वो गिवन है 7.5 अंडर रूट एफ सी प्राइम जो है ये। अब आपने हर एक्सप्रेशन असल में ACI 318-19 से वेरीफाई करनी है। इन स्लाइड्स में हो सकता है कि कोई पुरानी एक्सप्रेशन अभी भी हो, ऑल्दो कि मैंने एक क्विक चेक किया है, बट फिर भी हर स्लाइड के ऊपर जितनी भी ACI की एक्सप्रेशंस हैं वो आपने वेरीफाई करनी है कि नए वर्जन में कोई तब्दीली तो नहीं होगी इनमें। सो सिंपली आपने आई कैलकुलेट किया और IG इस्तेमाल करेंगे बिकॉज अनक्रैक्ड स्टेज है, अनक्रैक्ड स्टेज एज्यूम करके आपने ये एनालिसिस किया है। सो आपके पास ये मोमेंट आ गया 25,000, ठीक है। सो ये असल में आपका क्रैकिंग मोमेंट है, ठीक है। ये बेसिकली आपने यूनिट्स भी इसमें चेंज किए और फिर उसके बाद since the stress is less than tensile stress or rupture of concrete is this, the section is assumed not to have cracked। अगर आप असल में वो चीज़ ये बॉटम पे है, आप अगर इस एफ आर को यानी सिग्मा को मॉडुलस ऑफ रप्चर के बराबर रख देंगे तो वो मोमेंट आ जाएगा जिस पे क्रैकिंग होगी, ठीक है। और अगर आप किसी गिवन मोमेंट के ऊपर ये देखना चाहते हैं कि क्रैकिंग हुई है या नहीं हुई, तो भी एक्सप्रेशन वही है एम वाई ओवर आई। इसमें आप वो गिवन मोमेंट पुट करें और अगर ये जो सिग्मा कैलकुलेट होके आता है ये मॉडुलस ऑफ रप्चर से कम है तो क्रैकिंग नहीं हुई, और अगर ज़्यादा है तो क्रैकिंग हो गई, ठीक है। सो ये तो है पहली स्टेज जिसमें बड़ा सिंपल है हमारे लिए। सो इस स्टेज पर कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें। एक तो ये बात कि ये सिग्मा वाली बात कि अगर ये मॉडुलस ऑफ रप्चर से ज़्यादा आ जाए तो आपका कंक्रीट क्रैक होगा। फिर इसमें एक और चीज़ ये है कि स्ट्रेसेस आर कंप्यूटेड विद मॉडुलर रेशो, यानी आप ऐसा नहीं है कि जब आप स्ट्रेन प्रोफाइल को स्ट्रेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा नहीं करते कि सिंपली जो सब को ई से डिवाइड कर दिया, ठीक है। बेसिकली जो स्टील के कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है वो स्टील के ई से मल्टीप्लाई होके स्ट्रेस में कन्वर्ट होगी, ठीक है। सो सिंपल ऐसा नहीं है कि आपकी ये पूरी की पूरी प्रोफाइल मल्टीप्लाइड बाय ई हो जाए तो सिग्मा की प्रोफाइल बन जाएगी, क्योंकि ये ई कंक्रीट और स्टील का फ़र्क है, ठीक है। सो अगर आपने बाकी सारे प्रोफाइल को ई के कंक्रीट के ई से मल्टीप्लाई किया है तो जिस स्टेज के ऊपर, जिस लेवल के ऊपर आपकी स्टील बार्स हैं उसके एप्सिलॉन को आप एप्सिलॉन एस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और बेसिकली इनकी जो रेशो है वो मॉडुलर रेशो कहलाती है, ये ऑलमोस्ट 10 या 11 होती है। सो कैन कंटिन्यू अनलेस कंक्रीट स्ट्रेसेस आर लेस देन 0.5 एफसी प्राइम एंड स्टील स्ट्रेसेस लेस देन यील्ड। मतलब ये जो स्टेज है ये कोई बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगी, फ़ौरन ही थोड़ा सा स्ट्रेस जब ज़्यादा होगा
तो आप बेसिकली स्टेज 2 में चले जाएंगे, जिसमें कंक्रीट की टेंसाइल कैपेसिटी आप एज्यूम करना छोड़ देंगे। सो इसमें आप ज़रा देखें क्रैक्ड इलास्टिक स्टेज जो सेकंड स्टेज है, यानी ये वाली स्टेज, इसमें अब देखें फार्मूला तो फिर वही एप्लीकेबल है अभी भी my/i, लेकिन इसमें इशू ये है कि आप इस केस में जो स्टेज 1 थी इसमें तो री बार्स का देखें कोई रोल ही नहीं है, यानी री बार्स में आप ये पूरा का पूरा एक होमोजीनियस क्रॉस सेक्शन के तौर पे ट्रीट हो गया जिसका एक क्रैकिंग सिग्मा था। लेकिन जब आपकी कंक्रीट क्रैक हो गई तो अब री बार का रोल आ गया। अब जो स्ट्रेसेस हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है वो री बार को ट्रांसफर हो गए हैं। दी स्ट्रेसेस आर ट्रांसफर टू स्टील री बार्स, जो सेकंड स्टेज है। ठीक है, सो अब आप इस पूरे क्रॉस सेक्शन को एक होमोजीनियस मटेरियल नहीं ले सकते जिस पर सिग्मा इज इक्वल टू my/i अप्लाई कर दें। सो अब आप इसको अप्रॉक्सीमेटली होमोजीनियस बनाएंगे और फिर फार्मूला यही अप्लाई कर देंगे। सो स्टेज 2 में भी अगर देखा जाए तो फार्मूला वही एप्लीकेबल है, बट आप पहले इस क्रॉस सेक्शन को जो क्रैक हो चुका हुआ है एक यूनिफॉर्म मटेरियल का एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, यूजिंग दिस मॉड्यूलर रेशियो। और वो कैसे करेंगे कि आप ट्रांसफॉर्म सेक्शन का कॉन्सेप्ट इन्वोक करेंगे यहाँ पे, कि आप ये कहेंगे कि अब मेरा ये क्रॉस सेक्शन था ओरिजिनल, लेकिन मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इस क्रॉस सेक्शन में, जिसमें एक तो पहली बात कि न्यूट्रल एक्सिस जो भी है, अब न्यूट्रल एक्सिस भी बिल्कुल मिड पे नहीं रहा। ठीक है, उसके नीचे वाला हिस्सा सारा एक तो कंक्रीट का मैंने ख़त्म कर दिया, और दूसरी तब्दीली ये की कि जो स्टील बार्स थी उनके इक्विवेलेंट कंक्रीट का एरिया n टाइम्स AS वो मैंने ऐड कर दिया। तो अब ये जो मेरी सेकंड फिगर है ये है मेरा होमोजीनियस क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन पे सिग्मा इज इक्वल टू my एप्लीकेबल है अभी भी। ठीक है, सो सेकंड स्टेज पर भी हम एक आसान तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लेक्सुरल एनालिसिस का, यानी ये जो भी अभी मैं कर रहा हूँ ये फ्लेक्सुरल एनालिसिस है। थर्ड स्टेज में इसकी शक्ल बदल जाएगी। थर्ड स्टेज में आपको फिर वो विटनी का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, लेकिन पहली दो स्टेजेस में जो क्लोज्ड फॉर्म क्लासिकल फार्मूला है मैकेनिक्स से आया हुआ वही एप्लीकेबल हो जाएगा कंक्रीट पर भी। सो अब इसमें अगर सिग्मा इज इक्वल टू my/i लगाना है तो ये y सिंपली क्रॉस सेक्शन डेप्थ का हाफ नहीं हो जाएगा, बल्कि अब ये कैलकुलेट होगा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ से लेके एक्सट्रीम फाइबर तक का डिस्टेंस। सो पहली तो इसमें एक चीज़ ये एडिशनल आ गई कि y कैलकुलेट होके आएगा, i जो है वो ग्रॉस i नहीं रहेगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें उसी तरह रहेंगी। सो y कैलकुलेट करने के लिए अगर आप न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ को x एज्यूम कर लें, ठीक है, और टोटल आपको गिवन है तो दूसरी तरफ से ये जो दूसरा एरिया है 17 - x हो गया, तो ये एरिया कंप्रेशन में है, ये एरिया टेंशन में है। सो अगर हम इन दोनों एरियाज़ का मोमेंट सम इक्वेट कर दें अबाउट न्यूट्रल एक्सिस तो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ का इक्वेशन आ जाएगी। सो ये इन दोनों के एरियाज़ मोमेंट बेसिकली मोमेंट ऑफ एरियाज़ लिया हुआ है, इक्वेट किया हुआ है। सो ये जो एरिया है मोमेंट है ये असल में कंप्रेशन वाले पार्ट का एरिया का मोमेंट है, और ये जो है ये टेंशन वाले पार्ट का एरिया का मोमेंट है। सो x/2 उसका मोमेंट आर्म है, 17 - x इसका मोमेंट आर्म है। इससे आपके पास x आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ ले लें। सो ये न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ आ गई। ठीक है, इसी तरह आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लें, y आपके पास आ जाएगा इससे, और फार्मूला फिर सिग्मा इज इक्वल टू my/i लगाएंगे, लेकिन fs के लिए n मल्टीप्लाई करेंगे, fc के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, सो एक जब आप सेक्शन डिज़ाइनर में भी करेंगे तो आपको एक बेस मटेरियल देना पड़ेगा और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आपको रीबार्स ऐड करनी पड़ेंगी। तो बेस मटेरियल आपको कंक्रीट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप उसको समझा सकें कि आपका क्रॉस सेक्शन प्राइमरीली कंक्रीट का है और उसमें रीबार्स एम्बेड हुई भी हैं। ठीक है, सो हमने सिग्मा इज इक्वल टू my/i ही लगा के वो सिग्मा कैलकुलेट कर लिया जो किसी ख़ास मोमेंट के ऊपर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और अगर आप ये मालूम करना चाहें कि
किसी ख़ास यानी किस मोमेंट के ऊपर कोई ख़ास क्रैकिंग होगी या यील्डिंग होगी, तो वो मोमेंट भी कैलकुलेट किया जा सकता है इस नंबर की जगह, यानी दोनों अल्टरनेट तरीके किए जा सकते हैं। सो अगर मुझसे पूछा जाए, क्वेश्चन ये था कि 70 किप फिट के ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस बताएं, ठीक है, तो इसका जवाब तो ये है कि आपने सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई ऐसे लगाना है कि एम को 70 किप फिट रख देना है और सिग्मा कैलकुलेट कर लेना है। और दूसरा इसका कन्वर्स भी पूछा जा सकता है कि कोई ख़ास अलाउएबल स्ट्रेसेस दे के ये पूछा जा सकता है कि वो क्या मोमेंट है जो ये स्ट्रेसेस डेवलप करेगा, कंक्रीट और स्टील में ये स्ट्रेसेस डेवलप करेगा, ठीक है। सो अगर आपको सिग्मा सी या एफ सी और सिग्मा एस या एफ एस दिया हुआ हो तो आप इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एक मोमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इससे भी एक मोमेंट आ जाएगा और इससे भी एक मोमेंट। तो अगर आपका अप्लाइड मोमेंट जो है वो इन दो मोमेंट्स में से भी ज़्यादा है तो बेसिकली वो अलाउएबल स्ट्रेसेस से एक्सीड करा देगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो सेकंड पार्ट हुआ है इसमें अलाउएबल स्ट्रेसेस पुट करके वो मोमेंट निकाला हुआ है जो ये स्ट्रेसेस डेवलप करेगा, ठीक है। सो इन दोनों में से ज़ाहिर है जो छोटा वाला मोमेंट है वो आपका क्रिटिकल मोमेंट हो जाएगा, यानी आपका जो लेट्स से के अलाउएबल स्ट्रेसेस कंक्रीट में प्रोड्यूस करने के लिए जो मोमेंट है वो 67 है और स्टील में जो मोमेंट अलाउएबल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा वो 73 है। तो अगर आपका जो अप्लाइड मोमेंट है वो लेट्स से आ जाता है 70, तो इसका मतलब है ये कंक्रीट को तो एक्सीड कर जाएगा बट स्टील को नहीं करेगा। तो एक अच्छे डिज़ाइन के लिए तो बेसिकली आपके दोनों मटेरियल सेफ रहने चाहिए, तो उस सूरत में ये जो है ये आप इनमें से जो छोटा मोमेंट है आप चाहेंगे कि आपका अप्लाइड मोमेंट इनमें से थोड़े से भी कम रहे। सो अब आ जाते हैं हम, अच्छा अगर इसी स्टेज में कंप्रेशन बार्स ऐड कर दी जाएं तो क्या एनालिसिस में क्या फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली जो प्राइमरी फ़र्क पड़ेगा वो ट्रांसफॉर्म सेक्शन चेंज हो जाएगा अब आपका, यानी अगर आपकी कंप्रेशन बार्स भी हैं तो आपकी लेट से यहाँ पर अगर मैं ऐड करता हूँ तो कंप्रेशन वाले हिस्से में भी ट्रांसफॉर्म सेक्शन का जो एरिया है वो ऐड हो जाएगा। बाकी काम यही है, ठीक है। आपका बेसिकली न्यूट्रल एक्सेस डेप्थ वेरी हो जाएगी और फार्मूला यही एप्लीकेबल रहेगा। सो अब ए एस प्राइम समझ लें, कंप्रेशन स्टील एरिया ऐड हो गया। सो इसका मतलब पहली दो स्टेजेस में चाहे सिंगली रीइंफोर्स्ड हो या डबली रीइंफोर्स्ड हो कोई कॉम्प्लेक्सिटी एज सच नहीं है। अगर आप किसी इलास्टिक क्रॉस सेक्शन पे अलाउएबल स्ट्रेस डिज़ाइन करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको सिर्फ ये सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई ही चाहिए, क्योंकि आप अलाउएबल स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा अलाउएबल की कोई डिफाइन करेंगे। लेट से मैं कहता हूँ कंक्रीट में अलाउएबल स्ट्रेस जो है वो 0.8 FC प्राइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये कोई नंबर आ जाएगा आपके पास और आप क्या करेंगे सिंपली कि सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई ओवर आई लगाएंगे और m जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे जो अलाउएबल स्ट्रेस डेवलप करेगा। अगर आपका अप्लाइड मोमेंट इससे ज़्यादा है तो आप क्रॉस सेक्शन बढ़ाएं, अगर अप्लाइड मोमेंट इससे कम है यानी इसको मैं m अलाउएबल कह देता हूँ, अगर ये सिग्मा अलाउएबल है तो ये एक m अलाउएबल आ जाएगा आपके पास। अगर अप्लाइड मोमेंट इससे कम है तो आपका ये डिज़ाइन ओके है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ MU होना चाहिए और एक ट्रायल क्रॉस सेक्शन होना चाहिए और सिग्मा अलाउएबल की वैल्यू होनी चाहिए, तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप ASD कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन असल में आप जब USD पे जाते हैं तो आप बेसिकली थर्ड स्टेज को कंसिडर करते हैं, आप मटेरियल को परफेक्टली इलास्टिक नहीं मानते, यानी ये फार्मूला आप कहते हैं कि आप एप्लीकेबल नहीं रहा। सो ये एक एग्जांपल है जिसमें कंप्रेशन बार्स भी ऐड कर दी गई हैं। अब तो वही बात हुई कि अब इसमें ट्रांसफॉर्म्ड एरिया ऐड हो गया कंप्रेशन वाला भी, और अब इसका वही काम होगा, न्यूट्रल एक्सेस कैलकुलेट होगा कंप्रेशन एरियाज और टेंशन एरियाज के मोमेंट्स को इक्वेट करके। सो अब जो आपकी इक्वेशन बनेगी मोमेंट ऑफ एरियाज की, वो उसमें भी कंप्रेशन वाले एरिया का इफेक्ट भी आ जाएगा। तो ये एक नई टर्म ऐड हो गई है।
x आ जाएगा, इससे वही my/i लगा लेंगे, सेम चीज़। सो ये तो हो गई पहली दो स्टेजेस। अब आ जाए तीसरी स्टेज पे, जिसमें आपकी स्ट्रेन इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है कि अब आपका कंक्रीट कंप्रेशन में नॉन लीनियर हो चुका है, और टेंशन में तो वो पहले है ही नहीं, समझ लें। ठीक है, सो डिज़ाइन में हम आमतौर पे जो थोड़ा सा टेंशन कैपेसिटी है इसको इग्नोर कर देते हैं। कंप्रेशन वाली जो स्टेज है वो अब नॉन लीनियर हो गई है। सो यहाँ पर आपको पता है कि हम इस नॉन लीनियर कर्व को एक इक्विवेलेंट रेक्टेंगल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि हम mn कैलकुलेट कर सकें, और mn करने के लिए इंटरनल मोमेंट लेना है, जिसके लिए c रिजल्टेंट फोर्स की लोकेशन भी चाहिए और इसकी एम्पलीट्यूड भी चाहिए। तो अगर एक्चुअल c की एम्पलीट्यूड को देखा जाए तो वो तो ये जो भी ये पूरा एरिया है असल में इसका रिजल्टेंट है ना c। तो अगर इसको एक पैराबोलिक शेप की बजाय रेक्टेंगल में, इक्विवेलेंट रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लें तो ये c इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी इजीली पता चल जाएगा ताकि मोमेंट आर्म निकाला जा सके। तो आप बेसिकली इसको 0.85 एफसी प्राइम की विड्थ रख के बीटा 1 इंटू सी जो है वो स्मॉल a इसकी एज्यूम कर लेते हैं। डेप्थ c जो है वो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ है, असल में जो टोटल चीज़ है वो न्यूट्रल एक्सिस वो स्मॉल c है। बीटा 1 एक फैक्टर है कि a जो होगा वो c का कितना % होगा। इसकी वैल्यू के लिए ACI में आप जाएंगे, ACI 318 में, और आई थिंक ये चैप्टर 21 में, जहाँ सेक्शनल स्ट्रेंथ का चैप्टर है, चैप्टर 21 अभी देख भी लेते हैं, सेक्शनल स्ट्रेंथ के नाम से। इसमें आपको बीटा 1 के बारे में गाइडलाइन मिल जाएगी कि ये क्या नंबर होना चाहिए। सो जब आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, बीटा 1 नोन हो गया, तो अब आप इंटरनल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो वो इंटरनल मोमेंट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आप इस पॉइंट ही के अबाउट मोमेंट ले लें तो c का अपना मोमेंट 0 हो जाएगा, सारा का सारा मोमेंट t का आ जाएगा, t इंटू मोमेंट आर्म जो भी बनता है d-a/2। सो ये इंटरनल मोमेंट mn हो जाएगा। इसके ऊपर फर्दर आप बाद में एक फी फैक्टर यानी स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर लगाएंगे, जो कि चैप्टर 21 से आपको चैप्टर 20 से मिलेगा। चैप्टर 20 जो है ACI 318 का, वो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर्स के ऊपर है, स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें आप एक्सियल फ्लेक्सुरल वाला जो केस है, क्योंकि बीम का केस क्या है फ्लेक्सुरल, और एक्सियल भी जिसमें आ जाता है, यानी इस केस के लिए जो फी रिकमेंड हुआ है वो आप यूज़ करेंगे। अगर आप इस इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक को ज़रा गौर से देखें तो असल में ये हम जब इसको ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम इसका साइड व्यू ड्रॉ कर रहे होते हैं। असल में जो देखा जाए तो ये तो उसकी पूरी विड्थ के ऊपर भी फैला हुआ है ना ये तो, यानी अगर इसका यूं देखें तो ये तो साइड व्यू है ना आपकी बीम का। असल में तो ये पूरी जो शेडेड मैं अभी शेड कर रहा हूँ ये पूरा एरिया कंप्रेशन में है। तो हम इसका ज़रा रोटेटेड व्यू बनाते हैं जब हम इसको डेप्थ के अलॉन्ग प्लॉट करते हैं, स्ट्रेन में भी, स्ट्रेस में भी, फोर्स में भी। ठीक है, लेकिन असल में मैं कहूँ अगर पूछूं कि ये जो कंप्रेशन है अलॉन्ग द डेप्थ के अलॉन्ग, तो ये पता चल रहा है बीटा 1c डेप्थ में फैली हुई है, लेकिन विड्थ जो है वो सारी की सारी जो है वो कंप्रेशन में है। सो असल में ये पूरा एरिया कंप्रेशन में है। तो इस पूरे एरिया को बेसिकली यूज़ करना चाहिए c की अपनी एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए। तो वो देखें, आपको पता भी है कि ये 0.85 इंटू एफ सी प्राइम बी इंटू ए है, वेयर ए एक्चुअली इज बीटा 1 इंटू सी। सो अगर आप इसका सिर्फ इस साइड व्यू का एरिया देखते तो ये बनता 0.85 एफ सी प्राइम इंटू ए, लेकिन असल में देखा जाए तो ये एक वॉल्यूम है, ये एक एरिया नहीं है। जो कैपिटल सी है ये एक वॉल्यूम है। तो इसमें वो थर्ड डायमेंशन यानी जो b है ये भी मल्टीप्लाई किया गया है, b भी देखें यहाँ पे आया हुआ है। सो यही वजह है कि c असल में 0.85 एफ सी प्राइम इंटू ए इंटू बी है असल में। ठीक है, और ये मोमेंट आर्म तो आप इससे वाकिफ हैं। सो अब जब आप विटनी को जब विजुलाइज किया करें तो विड्थ को भी आप जेन में लाया करें। ठीक है, कि एक बीम का क्रॉस सेक्शन है वो बेंड हो रहा है, टॉप का हिस्सा उसका विड्थ समेत सारा का सारा कंप्रेशन में आ गया, और जो एक्चुअल पैराबोलिक वॉल्यूम बनता है वो ये है। ठीक है,
सो अब हम थर्ड स्टेज पे विटनी का कॉन्सेप्ट बार बार इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन में। आपको पता है कि दो प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करके इक्विवेलेंट रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया जाता है इस पैराबोला को। वो दो प्रिंसिपल क्या हैं कि जो पैराबोला का सेंट्रॉइड है वही रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड रहेगा, और दूसरा जो टोटल वॉल्यूम है पैराबोलिक वॉल्यूम, वो टोटल ये जो रेक्टेंगुलर वॉल्यूम है या क्यूब का वॉल्यूम कह लें इसको, इसके बराबर रहेगा, यानी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा विदाउट आइडियलाइजेशन और विद आइडियलाइजेशन दोनों का आपस में। सो ये आमतौर पे ACI की अप्रोच है, ACI ने इसको अडॉप्ट किया और ये डिज़ाइन के लिए ACI रेकमेंड करता है। सो इसमें असल में देखा जाए तो जो आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व असल में कंक्रीट की एज्यूम कर रहे हैं वो कुछ इस तरह की कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑल्दो एक्चुअल कंप्रेशन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपने फिर भी एज्यूम किया हुआ है कि ये कुछ फासले तक ये कोई कंप्रेशन नहीं है, और फिर सडनली पूरी की पूरी कंप्रेशन इक्वल अप्लाई हो गई है अप टू द एक्सट्रीम फाइबर। ठीक है, सो ऑल्दो कि ये बड़ा आइडियलाइज्ड बिहेवियर हम दे रहे हैं अपने कंक्रीट को, लेकिन ये बहुत कन्वीनियंट है, आप इससे डायरेक्ट एक एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगी कैपेसिटी कैलकुलेट करने की। सो इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट ACI के कॉन्टेक्स्ट में ये भी आएगा कि बैलेंस्ड स्टेट क्या होती है, ओवर रीइंफोर्स्ड स्टेट और अंडर रीइंफोर्स्ड। सो आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं, सो मैं ये क्विकली बस स्किप कर देता हूँ। बैलेंस्ड आपको पता है कि जिसमें कंक्रीट की अल्टीमेट कैपेसिटी जो आम तौर पे 0.003 ली जाती है कन्वेंशनल कंक्रीट के लिए, ये भी आपको ACI से ही बेसिकली ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये और एप्सिलॉन वाई जो कि बेसिकली वेल डिफाइंड है। अनलाइक कंक्रीट, स्टील का एप्सिलॉन वाई तो बड़ा अच्छा वेल डिफाइंड होता है, बिकॉज FY से E से डिवाइड कर दें तो वो मिल जाएगा। सो ये दोनों अगर इकट्ठे आप एज्यूम कर लें तो जो प्रोफाइल स्ट्रेन की बनेगी वो बैलेंस्ड स्ट्रेन प्रोफाइल कहलाएगी, और उससे कॉरिस्पॉन्डिंग एक स्टील भी निकाला जा सकता है। देखें, हर स्ट्रेन प्रोफाइल आपको एक MN दे रही है ना, इंटरनल मोमेंट का सम करने से। अगर आप उस MN को MU के बराबर रख के एक AS निकाल लें तो ये उस स्ट्रेन प्रोफाइल के कॉरिस्पॉन्डिंग डिज़ाइन है। तो इसका मतलब है कि एक आप AS कॉरिस्पॉन्डिंग टू बैलेंस्ड प्रोफाइल भी निकाल सकते हैं। आमतौर पे आपने ये रो B का सिंबल देखा होगा ACI में, जिसको बैलेंस्ड स्टील रेशो कहते हैं। सो बेसिकली ये वो AS की अमाउंट है, बेसिकली ये AS B/BD कह लें, लेकिन ये जो B है ये मैं बैलेंस्ड के लिए लिख रहा हूँ कि ये वो रीइंफोर्समेंट की अमाउंट है जो बैलेंस्ड स्टील प्रोफाइल एज्यूम करके कैलकुलेट की गई है। लेकिन आमतौर पे ये रिकमेंडेड नहीं होती, ओवर रीइंफोर्स भी रिकमेंडेड नहीं होती, बल्कि अंडर रीइंफोर्स रिकमेंडेड होती है। सो अक्सर जो है वो मैक्सिमम जो स्टील की अमाउंट है वो बैलेंस्ड स्टील के कुछ % के तौर पे दी गई होती है, जैसे 0.75 रो B, कि आपका जो रो है वो 0.75 ऑफ रो B से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी ये कि आप बैलेंस से भी पीछे रहें, आप बैलेंस्ड फेलियर भी आपका डिज़ायर फेलियर नहीं है, बल्कि अंडर रीइंफोर्स वाला जो फेलियर है। इसमें क्या हो रहा है कि आपकी स्ट्रेन टॉप की 0.003 से कम है, लेकिन स्टील पहले यील्ड हो गया, और ओवर रीइंफोर्स इसका ऑपोजिट है कि स्टील जब यील्ड हो गया उससे पहले ही आपकी जो एप्सिलॉन है वो 0.003 से बढ़ चुकी है। तो ये कंप्रेशन फेलियर है, ये ब्रिटल फेलियर है, जबकि ये वाला जो है ये टेंसाइल फेलियर है, डक्टाइल फेलियर है। यानी ये वो फेलियर है जो फेल होने से पहले वार्निंग देगा, ठीक है, जो कि आपका डिजायर्ड फेलियर मोड है। सो इसको अगर समराइज करें तो ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं। जो स्मॉल a है वो एक आइटरेटिव तरीके से आएगा, बिकॉज ये कैपिटल C और कैपिटल T को इक्वेट करने से आता है। ठीक है, यानी अब कैपिटल C के अंदर ऑलरेडी स्मॉल a आ रहा है, लेकिन कैपिटल T में ऑलरेडी AS भी आ रहा है जो अभी तक अननोन है। तो इसका मतलब है कि ये स्मॉल a जो है, ये देखें स्मॉल a में क्या आ रहा है, AS। ठीक है, तो अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो AS आपका अननोन होगा स्टार्टिंग में, तो लिहाजा A जो है वो एक आइटरेटिव तरीके से आएगा कि आप C और T को बैलेंस करेंगे बार बार, जिस पर ये बैलेंस हो जाएगा उसको फिर आप फाइनल करेंगे। लेकिन लोगों ने इसका
डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी डिराइव किया हुआ है। सो अगर मैं दुरुस्त तरीका देखूं तो वो तो ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को अप्लाई करें, ए को पहले बैलेंस आउट करें सी और टी के साथ, जो ए आता है उसको फिर इसमें पुट करें ताकि एम एन आ जाए, ठीक है। लेकिन ये आइटरेटिव की बजाय कोई डायरेक्ट भी एक्सप्रेशन बनाई जा सकती है, तो ये एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन बनाई गई है जिसमें एक ही दफ़ा में आप एम यू पुट करें। बेसिकली इसमें क्या किया गया कि एम एन को ना एम यू के बराबर रख दिया गया है, ठीक है, और फिर उसके बाद ए की वैल्यू इसमें यहाँ पुट कर दी गई है। तो असल में ये वो ए एस टी आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा, जो एम एन और एम यू को बैलेंस करेगा, ठीक है। वरना आप इसको जब आइटरेटिवली इस्तेमाल करेंगे ये जो दोनों इक्वेशन है, तो कैसे करेंगे, एक ट्रायल स्टील लेंगे, उससे ए निकालेंगे, वो ए यहाँ पुट करेंगे, उससे एम एन आएगा, उसको एम यू से कंपेयर करेंगे। अगर ये एम एन एम यू से ज़्यादा है तो आपका ये स्टील ओके था, अगर कम है तो फिर आप स्टील बढ़ाएंगे, उससे दोबारा ए कैलकुलेट करेंगे और ये सो ये आइटरेटिव तरीका होता। बट अगर आप डायरेक्टली एम एन और एम यू को इक्वेट करके रीअरेंजमेंट कर लें इक्वेशंस की, तो एक नॉन आइटरेटिव तरीका भी निकाल सकते हैं। इससे डायरेक्टली बस एम यू पुट करें और इससे ए एस आ जाएगा। तो दोनों एक ही बात है, जो भी कर लें, लेकिन ये सिंगली रीइंफोर्स्ड का केस है। डबली रीइंफोर्स के लिए क्या होगा कि आपके एनालिसिस में एक नई फोर्स ऐड हो जाएगी। इसी एनालिसिस में एक यूं कर लें कि जिस भी जगह के ऊपर आपकी स्टील बार्स डली हुई हैं कंप्रेशन में, वहाँ पर एक टी एस कह लें वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, यानी सॉरी इसको टी सी कह देते हैं, यानी कंप्रेशन स्टील का के अंदर जो फोर्स है, इसको सी सी भी, बल्कि सॉरी टी नहीं कहना चाहिए, सी कहना चाहिए, बिकॉज ये कंप्रेशन में होंगी ये बार्स, ठीक है। सो असल में ये कंप्रेशन में एक नई फोर्स ऐड हो गई है सी सी, जो कि कंप्रेशन स्टील की है, सी एस भी कहते हैं, जो भी आप इसको सिंबल दे दें, बट एक नई फोर्स ऐड हो जाएगी। वो नई फोर्स फिर जब मोमेंट सम करेंगे तो उसमें भी आ जाएगी। लेट्स से यहाँ पर एक नई फोर्स भी ऐड हो गई है, इसको मैंने सी का चलें कह दिया नाम, या सी एस का कह दिया, जो भी। जब मोमेंट सम लेंगे तो आप सिंपली ए एस एफ वाई डी माइनस ए बाई टू नहीं आएगा, बल्कि दो फोर्सेस इक्वेशन में आ जाएंगी, ठीक है। सो बात वही है, आपको इसमें ये जो सी होगा ये ए एस प्राइम का फंक्शन होगा, अब जिस तरह ये जो टी है ये ए एस का फंक्शन है, ठीक है। सो ये जो एम एन है ये एफ सी प्राइम एफ वाई बी डी का फंक्शन है, ठीक है, और असल में ये ए एस का भी फंक्शन है। और अगर कंप्रेशन की बात करें तो ए एस प्राइम का भी फंक्शन है, ठीक है। सो ये इट इज़ अ मेजर ऑफ द कैपेसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन टू रेजिस्ट मोमेंट. It also ensures some ductility by forcing failure in tension. It primarily depends on these quantities. So अगर आप देखें तो बैलेंस्ड के केस में अगर आप देखें तो C जो है न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ वो C सब B बन जाएगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो A होगा वो A सब B बन जाएगा. लेकिन बहरहाल आपने अब करना ये कि ACI 318 को के चैप्टर बीम्स का एक तो चैप्टर है, बीम्स का अपना डेडिकेटेड चैप्टर है पहले तो, फिर उसके बाद दो चैप्टर जो चैप्टर 20 और 21, ठीक है, ये दोनों एक स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर का है और एक क्रॉस सेक्शनल स्ट्रेंथ का है. तो विटनी का लेट्स से बीटा 1 की जो डिस्कशन है वो सारी आपको चैप्टर 21 में मिलेगी, ठीक है. फी जो फैक्टर है जो एम एन के साथ मल्टीप्लाई हो के फिर एम यू के इक्वेट होना चाहिए, वो फी फैक्टर की डिस्कशन चैप्टर 20 में मिलेगी. जो प्राइमरी डिज़ाइन क्राइटेरिया है बीम का कि एम यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू फी एम एन, ठीक है, ये क्राइटेरिया आपको बीम के चैप्टर में मिलेगा. सो ये क्विक समरी है, वही चीज़ें हैं कि ACI 318 की डिज़ाइन अप्रोच. बट मैं ये अगेन कहूँगा कि इसको स्केप्टिकली देखें, क्योंकि ये हो सकता है कि इनमें से कुछ फैक्टर कुछ चीज़ें नए कोड में चेंज हो चुकी हों. सो ऑल्दो कि ये जो अब नए स्क्रीनशॉट्स हैं ये ऑलरेडी वर्जन 19 से हैं, बट स्टिल बीम्स के लिए जो नॉन प्रीस्ट्रेस्ड कन्वेंशनल बीम्स हैं उनके लिए एक डेप्थ का भी क्राइटेरिया है जो आपको इनिशियल साइजिंग में बड़ा हेल्प देगा.
और वो मिनिमम बीम की डेप्थ है जो आपने लाजमी रखनी है, वो सपोर्ट कंडीशंस पर डिपेंडेंट है। सो अगर दोनों एंड कॉन्टीन्यूस हैं तो L/21, यानी अगर बीम दोनों तरफ से आगे चल रही है। और बाकी केस में देखें, जाहिर है कि ये कैंटिलीवर के केस में देखें सबसे जो मिनिमम H है वो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। यानी आप कैंटिलीवर अगर रखेंगे तो फिर आपकी डेप्थ का जो मिनिमम नंबर है वो थोड़ा हायर साइड पे होगा। L/21 दोनों कॉन्टीन्यूस के लिए नंबर छोटा है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो जाए तो ओवरऑल मिनिमम हाइट छोटी होती जा रही है। सो इसी तरह अगर Fy अदर देन 60,000 है तो उस सूरत में ये मल्टीप्लायर जो है आपने कैलकुलेट करना है और ये इस टेबल के ऊपर अप्लाई करना है 60,000 के अलावा अगर आपका Fy है। ये प्राइमरी डिज़ाइन क्राइटेरिया चैप्टर 9 जो बीम्स का चैप्टर है उसमें अवेलेबल है, आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर हैं। ये मेन डिज़ाइन इक्वेशन है हमारी, मोमेंट, शियर, टॉर्शन, एक्सियल फोर्स। बीम के केस में सिर्फ मोमेंट और शियर ही ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, कई दफ़ा टॉर्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एक्सियल फोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। चैप्टर 21 में अगर फी को देखें तो वो मोमेंट और एक्सियल फोर्स यानी कंबाइंड के लिए जो हमारा बीम का केस बनता है वो ये वाला बनता है। फ्लेक्सुरल डिज़ाइन ऑफ बीम के लिए ये केस बनेगा, इसमें फ़ी 0.65 से 0.9 तक वेरी करेगा। इसी तरह चैप्टर 22 में जो β1 की वैल्यूज़ हैं उसके लिए भी ये देखें कि वो FC प्राइम का फंक्शन है, ठीक है। सो β1 0.85 से 0.65 तक वेरी करेगा अगर आपका जो भी आपका ये FC प्राइम है इसके मुताबिक। असल में ये लीनियर इंटरपोलेशन है जो बीच में है, 0.85 से 0.65 के दरमियान में नंबर आ जाएगा इस इक्वेशन से अगर आप अपना FC प्राइम पुट करेंगे। सो अगर आपका FC प्राइम 2500 से 4000 PSI में है तो 0.85 यूज़ करें, ग्रेटर देन 8000 है तो 0.65 यूज़ करें, 4 और 8 के बीच में है तो फिर ये इक्वेशन इस्तेमाल करें। इसी तरह ये जो आपको फ़ी के लिए गाइडलाइन दी गई है वो फर्दर फिर एक्सपेंशन फॉर्म उसकी ये है कि फ़ी जो है वो बेसिकली आपका 0.65 से 0.9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो स्ट्रेन का लेवल है, जो टेंसाइल स्ट्रेन का लेवल है वो क्या है। अगर आपकी टेंसाइल स्ट्रेन यील्ड से कम है तो कंप्रेशन कंट्रोल के केस में आप आएंगे। फिर इसमें भी फर्दर अगर आपकी स्पाइरल हैं या कोई और तरह की टाइज हैं, यानी फ्लेक्सुरल कैपेसिटी का जो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है वो शियर रीइंफोर्समेंट की टाइप पर डिपेंड किया रखा गया है। अगर आपका ये टेंसाइल जो स्ट्रेन है, एक्सट्रीम फाइबर स्ट्रेन, वो यील्ड के और यूँ समझ लें कि यील्ड प्लस 0.003 के दरमियान में है तो ये इसको टेंशन कंट्रोल नहीं कहा गया बल्कि ट्रांजिशन जोन कहा गया। और अगर बड़ा क्लियरली आपकी टेंसाइल स्ट्रेन एप्सिलॉन TY प्लस 0.003 से ज़्यादा है तो आप क्लियरली टेंशन कंट्रोल में हैं, ठीक है। उस सूरत में आप दोनों केसेस में चाहे आपकी ट्रांसवर्स स्टील 0.9 है या स्पाइरल है या नहीं है, दोनों सूरतों में आप 0.9 यूज़ करेंगे। तो इसी टेबल को अगर ग्राफिकली आप देख लें तो वो यूं दिखेगा कि स्पाइरल और दूसरे के लिए ये दो अलग अलग लाइंस हैं। इस नंबर से अगर बियॉन्ड आपकी टेंसाइल स्ट्रेन है तो एक फिक्स नंबर है, इससे कम है तो फिक्स नंबर है और बीच में एक लीनियर इंटरपोलेशन है। सो इसमें एक जो ऑब्जर्वेशन की चीज़ है वो ये है कि स्पाइरल रीइंफोर्समेंट अगर आपकी होगी ट्रांसवर्स स्टील तो आप जो मोमेंट के लिए स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर यूज़ करेंगे वो 0.75 कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और होगी फॉर एग्जांपल टाइज हैं, स्टरप्स हैं तो 0.65 भी कर सकते हैं। सो लेकिन ये तब है जब आप कंप्रेशन कंट्रोल में हैं, ठीक है। सो जब आप टेंशन कंट्रोल में हैं क्लियरली तो ये दोनों सूरतों में आप 0.9 यूज़ करेंगे। अब इसमें आपने बड़ा केयरफुल रहना है अपने रियल डिज़ाइन करते हुए कि आम तौर पे बड़ा मशहूर है कि ये बस 0.9 ही होता है फ़ी, क्योंकि टेंशन कंट्रोल्ड है आपके कोड की डिज़ाइन फ़िलॉसफी। ये वो फेलियर है जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट एज्यूम किया होता है। लेकिन जब आप रियल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो उसमें एक तो Fy जो है वो
फ्लक्चुएट कर सकता है, आपने जो डिज़ाइन में इस्तेमाल किया और जो रियल बार का एफ वाई है। और इसी तरह ना सिर्फ एफ वाई बल्कि उसका कई दफ़ा इलास्टिक मॉडुलस भी, फिर इसी तरह ज़ाहिर इलास्टिक मॉडुलस एप्सिलॉन वाई को अफेक्ट करेगा। एप्सिलॉन वाई असल में यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, आप देखें, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप रियल केस में जो है वो टेंशन कंट्रोल बिहेवियर ना हासिल कर पाएँ, उस सूरत में आपका फ़ी बदल जाएगा, ठीक है। और अगर आप फ़ी 0.9 यूज़ कर रहे हैं और असल में करना था लेट से बीच में कहीं ट्रांजिशन में आप आ गए बिकॉज ऑफ दिस इशू और वो बनता है लेट से 0.7, ठीक है, तो आप जो है वो इस केस में नॉन कंजर्वेटिव हो जाएंगे। यानी आपने कैपेसिटी 0.7 से मल्टीप्लाई करनी थी लेकिन आपने 0.9 से कर दी, तो कैपेसिटी ओवर एस्टिमेट कर ली। तो ओवर एस्टिमेट करना डेंजरस है, कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट करना कंजर्वेटिव साइड पे चला जाएगा, बट ओवर एस्टिमेट कर लेना दुरुस्त नहीं है, वो तो डेंजरस हो जाएगा, सीधा सीधा अनसेफ कर देगा आपके डिज़ाइन को। सो लिहाजा एक पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें पाकिस्तान में बनने वाले डिफरेंट स्टील्स को टेस्ट किया गया है, डेजिग्नेटेड एफ वाई और जो एक्चुअल एफ वाई है इनको कंपेयर किया गया, और उसमें यह कंक्लूड किया गया है कि बहुत से ऐसे क्रॉस सेक्शन जो हम टेंशन कंट्रोल्ड समझ के 0.9 इनका फ़ी यूज़ कर रहे होते हैं, असल में वो 0.9 डिज़र्व नहीं करते, वो ट्रांजिशन रेंज में आ जाते हैं, लिहाजा वो 0.9 से कम उनका, या इवन वो कंप्रेशन कंट्रोल में चले जाते हैं, बिकॉज वो एफ वाई जो रियल वाला एफ वाई है वो जब आप पुट करेंगे एनालिसिस में तो आप असल में कहीं इन दो रेंजेस में लाई कर रहे होंगे और आप 0.9 यूज़ कर रहे होंगे फ्लेक्सुरल जो कैपेसिटी का स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है। फिर आपने चैप्टर 9 में जो बीम्स का चैप्टर है इसमें मिनिमम और मैक्सिमम की भी लिमिट स्टील की गिवन है। सो एएस मिनिमम बीम्स के लिए, रेक्टेंगुलर बीम्स के लिए आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, और नॉट लेस देन दिस नंबर। आइडियली तो ये इशू बाकी दुनिया का नहीं है, बिकॉज वहाँ पर जो डेजिग्नेटेड एफ वाई है असल में भी वही है, तो अगर आप उसको टेंशन कंट्रोल डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो असल में बिहेव भी टेंशन कंट्रोल ही करेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल इशू की वजह से मुमकिन है कि यूँ हो जाए। सो उस सूरत में अब कई मेजर्स लिए जा सकते हैं। एक तो ये कि आप कैपेसिटी को ज़्यादा रिड्यूस करें कंजर्वेटिव रहने के लिए, 0.9 की बजाय 0.65 यूज़ करें, ठीक है, और आप सेफ रहेंगे। कैपेसिटी कम कैलकुलेट होगी यानी अंडर एस्टिम, मतलब वो आप कम कैलकुलेट करेंगे तो सेफ साइड पे रहेंगे। और दूसरा ये भी मुमकिन है कि आप स्टील की रीबार्स की अमाउंट कैलकुलेट करने में उस एफ वाई की एक्चुअल वैल्यू को इस्तेमाल करें। सो जो परफॉर्मेंस बेस्ड साइज्मिक डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन फिलॉसफी ये कहती है कि आप स्ट्रक्चर की ट्रू परफॉर्मेंस पर डिज़ाइन को बेस करें, ना कि कोड की कंप्लायंस पे। वो फिलॉसफी ये कहती है कि आप नॉमिनल डेजिग्नेटेड वैल्यू एफ वाई की इस्तेमाल ना करें, बल्कि वो एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ। एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ जो है वो आपकी नॉमिनल मटेरियल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है, तो वो एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ के बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव टेस्टिंग ये फैक्टर्स भी बताए गए हैं कि फॉर एग्जांपल आप एफ वाई को 1.17 से मल्टीप्लाई कर दें, एफ सी प्राइम को 1.3 से कर दें। सो मुख्तलिफ फैक्टर्स दिए जाते हैं जो नॉमिनल स्ट्रेंथ को एक्सपेक्टेड वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो दोनों तरह से आप कर सकते हैं, या तो ट्रू परफॉर्मेंस पे जाना चाहते हैं तो असल स्ट्रेंथ इस्तेमाल करें, डेजिग्नेटेड नॉमिनल वैल्यू पे ना जाएं, और अगर उस पे जाते हैं तो फिर आप कैपेसिटी कैलकुलेट करते हुए कंजर्वेटिव साइड पे रहें, ठीक है। सो रिकमेंडेशन ये होगी कि आप अगर कोड ही का फार्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं, कोड का हर चीज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर आप फ़ी जो है वो चेक कर लें कि कहीं 0.9 से कम तो नहीं यूज़ किया जाना चाहिए, बेस्ड ऑन रियल वैल्यूज़ किया जाना चाहिए, तो फिर वही कम वाली वैल्यू इस्तेमाल की जाए। सो मिनिमम स्टील की बात हो रही थी, तो वो आपको पता है ये क्राइटेरिया रेक्टेंगुलर के लिए, टी के लिए भी डिफरेंट क्राइटेरिया है।
मैक्सिमम के लिए ये है, ठीक है। ये जो 0.75 रो बी है, ये रो बी असल में बैलेंस्ड स्ट्रेन प्रोफाइल के कोरिस्पॉन्डिंग निकाला गया स्टील है, और जो रो प्राइम है वो असल में कंप्रेशन स्टील का स्टील रेशो है। सो बैलेंस्ड के लिए अगर रो भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, बेसिकली बैलेंस स्टील प्रोफाइल एज्यूम करेंगे, और उस प्रोफाइल में आपको ये दोनों नंबर पता होंगे, ये आपने खुद फेलियर के इक्वेट करने हैं, और सिमिलर ट्रायंगल से न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ आ गई, ठीक है। और फिर आप सिंपली जब आप मोमेंट सम लेंगे या क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ आ गई तो मोमेंट आर्म आ जाएगा, मोमेंट आर्म आ गया, इंटरनल मोमेंट का सम लिया तो आपके पास फाइनली ये एक्सप्रेशन आएगी। अब ये क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन है डायरेक्टली, ये वो स्टील है जो बैलेंस्ड फेलियर को इंश्योर करेगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम स्टील है वो इससे कम होना चाहिए, इसके 0.75 के बराबर रखा गया। सो ये आपने, लेकिन फिर भी ये एक्सप्रेशन अब नए ACI से कंपेयर करनी है। 318-19 में बार बार लिख रहा हूँ कि ये सारी उनसे वेरीफाई होंगी, अगर कोई फैक्टर चेंज हुआ है तो आपने वो चेंज वाला यूज़ करना है। सो ये भी ऑलरेडी डिस्कशन में आ चुका है कि मिनिमम और मैक्सिमम किस बेसिस पे आमतौर पे डिसाइड की जाती हैं। दोनों की जो लिमिट्स हैं वो एक्सरसाइज होनी चाहिए, मिनिमम पे भी चेक लगना चाहिए, मैक्सिमम पे भी चेक लगना चाहिए। और जो मिनिमम है वो आमतौर पे डीप बीम्स के लिए होता है, मैक्सिमम जो है वो डक्टिलिटी वगैरह इंश्योर करने के लिए होता है कि फेलियर आपका डक्टाइल हो। सो अब हम एंड पे एक जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टेज का एग्जांपल देखते हैं। ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन इस पे हो गई। सो लेट्स से कि हमारे पास एक स्टील अवेलेबल है, डायमेंशंस गिवन है और हमने Mn कैलकुलेट करना है, और Mn जो है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिफाइन हुई हुई है, यानी अगर इसी का क्रैकिंग करते तो वो MCR होता, उस पर सिग्मा इज इक्वल टू My लग जाता, लेकिन अभी Mn से मुराद ये है अल्टीमेट मोमेंट स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब है कि विटनी का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आपने उसी तरह सेम ASFY d माइनस A/2 कर देना है। A जो है वो T और C को बैलेंस रख के आएगा, उस A से मोमेंट आर्म निकल आएगा ASFY d माइनस A/2 से, ये मोमेंट कैपेसिटी आ गई। सो सिंगली रीइंफोर्स तो बहुत सिंपल है। अच्छा, इसी में अगर एक फर्दर क्वेश्चन ये देखा जा सकता है कि स्मॉल a c एप्सिलॉन टॉप कैलकुलेट करें, एप्सिलॉन t बेसिकली सॉरी टेंसाइल कैलकुलेट करें, क्योंकि देखें ये जो Mn होगा ये एक स्ट्रेन प्रोफाइल के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। अगर वो प्रोफाइल आपसे पूछी जाए तो आप यूँ ड्रॉ कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी A कैलकुलेट किया हुआ है, β1 आपको ACI से मिल जाएगा। सो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ आपको मिल गई डायरेक्टली A इज इक्वल टू β1c करके। सो इसका मतलब है कि ये जो भी प्रोफाइल है उसका कम से कम ये डेप्थ पता चल गया है। तो अब आपको ये नंबर चाहिए, ठीक है, और वो नंबर सिमिलर ट्रायंगल से आ जाएंगे आपके पास। सिमिलर ट्रायंगल्स में आप ये दोनों रेशोज इक्वेट करते हैं दोनों ट्रायंगल्स की, क्योंकि आपको टोटल डेप्थ पता है, ये C भी पता चल गया तो इसका मतलब है ये भी पता चल गया, ठीक है। सो दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनकी एक एक साइड आपको पता है, दूसरी साइड आप रेशो इक्वेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर बार्स चेंज कर दी जाएं, ये डिफरेंट सेम ही एग्जांपल है, सेम ASFY d माइनस A/2 लगाया है। फी अब इसमें नया आ गया, 0.9 इसमें लगाया गया बिकॉज इसमें ये चेक किया गया कि ये इसमें टेंशन कंट्रोल्ड है। सो देखें ये चेक ये है, और इस चेक के लिए आपने क्या किया, टेंसाइल स्ट्रेन कैलकुलेट की और वो देख लिया कि वो किस रेंज में लाई कर रही है, कंप्रेशन कंट्रोल्ड में, टेंशन में या ट्रांजिशन में। तो वही टेबल या ग्राफ जेन में ले आए। सो बेसिकली ये ACI ने आपको गाइड किया, तो इस वजह से आप 0.9 यूज़ कर रहे हैं अब फी। अच्छा, ये मिनिमम और मैक्सिमम का चेक भी इस एग्जाम्पल में नया है, ठीक है। सो जब भी आपने ACI के मुताबिक डिज़ाइन करना है, सिर्फ AS नहीं कैलकुलेट करना, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम का चेक भी लगाना है। प्रोपोर्शनिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, ये ऑलरेडी, लेकिन ये पुराना टेबल है, ये चेक कर लीजिएगा। अभी जो मैंने दिखाया वो नया टेबल था, बेस्ड ऑन डिफरेंट सपोर्ट कंडीशंस, मिनिमम थिकनेस क्या होनी चाहिए बीम की। इसी तरह कुछ डिटेलिंग की गाइडलाइंस हैं, इसमें भी आप देख लें, कवर के बारे में गाइडलाइंस हैं, ये भी आपको ACI में मिल जाएंगी।
रीबार्स जब आपने सेलेक्ट करना है तो क्या चीज़ें जहन में रखनी है। सो अब आप एक फुल फ्लैज अगर सारी चीज़ों को देखें, अब इसमें अप्लाइड लोडिंग को भी डाल दें, यानी पहले तो आप एम एन निकाल रहे हैं ना, अगर एम यू भी आ जाए आपके एग्जाम्पल में और इनका कंपैरिजन भी आ जाए तो अब ये फुल फ्लैज डिज़ाइन का प्रॉब्लम बन गया। ठीक है, सो अगर आपको एक बीम दी गई है, उसका स्पैन दिया हुआ है, अप्लाइड लोडिंग दी गई है और कहा गया इसको डिज़ाइन करें, तो ये एक फुल डिज़ाइन का प्रॉब्लम है। तो इसमें पहला स्टेप ये है कि आप एम यू निकालें, यानी एनालिसिस करें। तो ये जो चीज़ है असल में ये एनालिसिस है, और अभी आपको सिंपली सपोर्टेड दे के सिंपली एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का पीक जो WL²/8 पे बनेगा वो रख के ये कर लिया गया। सो ये एनालिसिस था, इससे एम यू आ गया। आगे वही चीज़ है, ACI के मुताबिक एम एन निकालें, इनको इक्वेट करें और इस इक्वेशन से AS निकाल लें, यानी वो AS बताना है जो इनको बैलेंस आउट करेगा। सो यहाँ पर ये वो जो क्लोज्ड फॉर्म एक्सप्रेशन थी ना वो इस्तेमाल कर ली गई है, बट इसकी बजाय आप वो कन्वेंशनल तरीका भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी स्मॉल a निकालें, उससे एम एन निकालें, फिर एम एन इंटू फी को इक्वेट करें एम यू के, और उससे एक AS निकलेगा, इस इक्वेशन से एक AS निकलेगा। ठीक है, सो ये ये तरीका कर लें, या वो डायरेक्टली क्लोज्ड फॉर्म नॉन आइटरेटिव तरीका है वो कर लें। दोनों सूरतों में आप सेम रो के ऊपर पहुंच जाएंगे। सो कुछ बुक्स में आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी, ये पूरा सेट मिल जाएगा, और कुछ में आपको सिंपली कहा जाएगा कि कुछ में आपको सिंपली ये आइटरेटिव तरीका मिलेगा। आइटरेटिव में देखें जो A होगा वो ऑलरेडी उस AS पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जो आपका फाइनल आउटपुट है, तो आप एक ट्रायल AS लेंगे, उससे A निकालेंगे, देखेंगे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, और फिर AS को चेंज करते रहेंगे। और जब रो आ गया तो उससे आपने स्टील बार्स का डिसीजन लेना है, ये भी आप लास्ट कोर्स में बार बार करते रहें। ऐसे टेबल्स अवेलेबल हैं जो आपको नंबर ऑफ बार्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो ये फिर फर्दर चेक है, ये आप देख सकते हैं कि ये इंश्योर किया गया, ये बार्स आ गई हैं आपकी, बार्स का ये स्पेसिंग वगैरह भी आपने खुद देनी होती है। सो अभी इस डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। ये लास्ट भी कंसिडरेशन की बीम से रिलेटेड ही स्लाइड है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है स्किन रीइंफोर्समेंट का, जो डीप बीम्स के लिए ही बार बार यूज़ होता है। सो ये स्किन रीइंफोर्समेंट जो है, जो डीप बीम्स में क्रैकिंग आ जाती है उसको हैंडल करने के लिए, ये उसकी गाइडलाइंस हैं। क्या स्पेसिंग होनी चाहिए, क्या मिनिमम स्पेसिंग है, और इसमें ये किन किस्म की बीम्स के में दी जानी चाहिए स्किन रीइंफोर्समेंट। सो ये तो कंप्यूटेड AS है ना, ये वो है जो डिज़ाइन से आ गया। ये जो एडिशनल बार्स हैं ये स्किन रीइंफोर्समेंट है जो क्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए। फिर इसके अलावा कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो अमाउंट ऑफ री बार्स कैलकुलेट होके आती हैं वो सेपरेट सिंगल बार्स की शक्ल में प्रोवाइड नहीं की जा सकती, उस सूरत में बार्स को बंडल भी किया जा सकता है। आम तौर पे ये प्रैक्टिस आपको हमारी कन्वेंशनल फील्ड में प्रैक्टिस में नहीं मिलेगी, बट ये मुमकिन है। आप लेट से एक ऐसा एरिया स्टील का कैलकुलेट कर लिया आपने जो 2 बार्स के बराबर है, और वो 2 बार्स स्पेसिंग के साथ नहीं दी जा सकती, तो आप उनको बंडल भी कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, सो अब ये आपने खुद ज़रा ट्राई करना है कि कौन सी थ्योरेटिकली कौन सी तरह का जो बंडल है वो ज़्यादा कैपेसिटी में इजाफे का बाइस बनेगा। अगर मैंने इस बार की जगह 2 बार्स देनी होती तो क्या मुझे यूं देनी चाहिए या ऊपर को इसको बंडल करना चाहिए। ठीक है, सो ये आपने चेक करना है। सो ये कुछ बंडल्ड बार्स के बारे में गाइडलाइंस हैं, कुछ तो ACI से ही एक्सट्रैक्ट की गई हैं और कुछ वैसे जनरल रूल्स हैं, थंब रूल्स वगैरह हैं। सो ये जो स्लाइड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, 2-3, जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन है कि क्या चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। सो अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो इसको मैं कुछ चीज़ें आगे स्किप भी कर दूंगा, बिकॉज ये एक तरह की रिवीजन ही है जो हमें बल्कि आप यूं करें, क्लास ख़त्म होने से पहले आप नेक्स्ट असाइनमेंट भी ले लें, और वो है बीम्स का जो है ना फ्लेक्सुरल डिज़ाइन ऑफ बीम्स। इसमें आपने फ्लो चार्ट बनाना है।
फ्लो चार्ट विद रिस्पेक्ट टू ACI 318-19, और उसके बाद एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना है जो कि उस फ्लो चार्ट को इम्प्लीमेंट करे। अब इसमें फ्लो चार्ट जो है वो जितना कॉम्प्रिहेंसिव आप कर सकते हैं करें, मिनिमम और मैक्सिमम के चेक लगाने हैं, जो फलां चीज़ चेक करनी है, टेंशन कंट्रोल चेक करना है या जो भी चीज़ें हैं। सो ये एक तरह की, इसको मैं ओपन ही छोड़ रहा हूँ, यानी इसमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट नहीं कर रहा, जैसे आपके CEP में है कि जो भी आप इसमें करेंगे उसमें रिलेटिव मार्किंग हो जाएगी। सो कंप्यूटर प्रोग्राम भी जितना कॉम्प्रिहेंसिव बना सकें, ठीक है, और इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, रेक्टेंगुलर बीम्स, टी बीम्स, सिंगली रीइंफोर्स, डबली रीइंफोर्स, फिर इवन एक टाइप की बीम में आगे फर्दर अगर कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बना सके तो वो भी इसमें एडिशनल वैल्यू हो जाएगी। जी जी एक्सेल पे भी बना सकते हैं। इसमें असल में जो गवर्न करेगा आपके इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को वो ये होगा कि जो भी बेस्ट आप में से कर रहा है ये चीज़, उसके रिलेटिव आपकी मार्किंग हो जाएगी। सो जो फीचर वाइज ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बना सकता है या फ्लो चार्ट बना सकता है, या नंबर ऑफ टाइप ऑफ बीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी इसमें चीज़ें हैं। सो ये दोनों इसके सबमिशंस हैं। प्रोग्राम भी ये एक्सेल पे भी हो सकता है जैसे इन्होंने पूछा, और किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी हो सकता है। अगर आप इसका GUI बना सकें तो वो भी वो इसमें यूँ समझ लें कि वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स योर इवैल्यूएशन।